सो हेलो एस्पिरेंट्स। आज एथिक्स के डिस्कशन के अंतर्गत जिस क्वेश्चन को पोस्ट किया गया था डिस्कॉर्ड प्लेटफॉर्म पर उसे देखेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि इन लुकिंग फॉर पीपल टू हायर यू लुक फॉर थ्री क्वालिटीज: इंटीग्रिटी, इंटेलिजेंस एंड एनर्जी, एंड इफ दे डू नॉट हैव द फर्स्ट द अदर टू विल किल यू। वॉरेन बफे। यूपीएससी ये चाह रहा है कि आप इस प्रश्न को समझाएं और साथ ही साथ प्रेजेंट डे सिनारियो में, जैसे आप यहाँ पर देख ही रहे होंगे, यूपीएससी पूछ रहा है कि वर्तमान परिदृश्य में उदाहरणों के साथ आपको समझाना पड़ेगा कि कैसे ये स्टेटमेंट लागू होता हुआ नजर आता है। तो देखिए, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2018 में पूछा ही गया था ये प्रश्न। तो इस क्वेश्चन को देखेंगे उससे पहले, जैसे हम हमेशा अपने डिस्कशंस में करते हैं कि एक पर्टिकुलर सब टॉपिक को समझते हैं ताकि जो फ्रेशर्स हैं उन्हें भी ठीक तरीके से समझ में आ सके चीज़ें, तो उसे समझते हैं आज। तो चलिए, जो आज का टॉपिक है वो है पर्सुएशन। जैसे आप देख ही रहे होंगे, पर्सुएशन को हिंदी में अनुनयन भी बोलते हैं। तो पर्सुएशन देखिए, सोशल इन्फ्लुएंस का ही एक प्रकार होता है। जैसे हमने अपने पिछले वीडियोस में देखा था कि सोशल इन्फ्लुएंस क्या होता है। तो सोशल इन्फ्लुएंस का एक टाइप ही है पर्सुएशन या अनुनयन। लेकिन ये सोशल इन्फ्लुएंस से कैसे डिफर करता है या क्या अंतर है? सोशल इन्फ्लुएंस में जो आप किसी एक व्यक्ति की मनोवृत्ति होती है, एटीट्यूड होता है, जिसे आप मनोवृत्ति अभिवृत्ति भी कह सकते हैं, उसे बदलने पर ही बल दिया जाता है। और पर्सुएशन में भी उसे ही बदलने पर बल दिया जाता है। बस अंतर इतना होता है कि जो सोशल इन्फ्लुएंस होता है वो इनडायरेक्ट वे है, यानी कि जरूरी नहीं है कि वहां पर व्यक्ति का जो एटीट्यूड है वो बदल ही जाएगा। लेकिन पर्सुएशन में ये एक डेफिनेट फैक्टर होता है। मतलब कि आप पर्सुएशन को तभी इस्तेमाल करते हैं जब आप किसी व्यक्ति का एक्चुअल में एटीट्यूड परिवर्तन लेकर आना चाह रहे हैं। तो ये पर्सुएशन और सोशल इन्फ्लुएंस में एक बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस होता है। जनरली दोनों का ही इस्तेमाल लाइक सिमिलर वर्ड्स के रूप में यूज किया जाता है। दोनों को सिनोनिम आप बोल सकते हैं, पर्यायवाची बोल सकते हैं, उस रूप में इन दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यही एक माइन्यूट डिफरेंस होता है पर्सुएशन और सोशल इन्फ्लुएंस में। देखिए, पर्सुएशन के कई तरीके होते हैं कि कैसे आप किसी एक व्यक्ति को परसुएड कर सकते हैं, या अनुनयन की कई तरीके होते हैं। तो उन तरीकों को देखते हैं। पहला जो तरीका है वो है आर्ग्यूमेंट्स, यानी कि किस प्रकार के विचारों के माध्यम से आप किसी व्यक्ति को अनुनयन करवा सकते हैं, परसुएड करवा सकते हैं। दूसरा होता है इंसेंटिव्स। तीसरा होता है डिसइंसेंटिव्स, यानी कि पनिशमेंट के द्वारा आप किसी व्यक्ति को परसुएड कराने की कोशिश कर रहे हैं। फोर्थ फैक्टर है स्केयर, जैसे आप देख ही रहे हैं, यानी कि डराते हुए किसी को परसुएड कराने की कोशिश। इसी तरीके से रिमाइंडर्स। देन टीना। टीना यहाँ पर देयर इज नो अल्टरनेटिव, यानी कि इसके अलावा और कोई दूसरा विकल्प आपके पास नहीं है, उसके द्वारा भी परसुएड होता है। देन अपीलिंग टू साइक, यानी कि जो आपकी मनस्थिति को अपील करे, ऐसे चीजों के द्वारा भी परसुएड कराने की कोशिश की जाती है। और लास्ट फैक्टर होता है एम्पैथी, यानी कि समानुभूति के माध्यम से। तो देखिए, सबसे पहला समझते हैं कि आर्ग्यूमेंट्स के द्वारा किस तरीके से किसी व्यक्ति को परसुएड कराने की कोशिश की जाती है। तो यहाँ पर मैंने जैसे उदाहरण लिया है कि वर्तमान समय में, जैसे यदि आप देख रहे होंगे डिस्कॉर्ड प्लेटफॉर्म पर, किस तरीके से कई छात्र इसी असमंजस में है कि ऑप्शनल कौन सा ले और कौन सा नहीं ले। तो जो आपके साथी होंगे, सगे साथी होंगे या दोस्त होंगे, मित्र होंगे, वो आपको परसुएड करने की कोशिश कर रहे होंगे आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू कि ये ऑप्शनल ले लो, ये ऑप्शनल बेहतर होगा। तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, ये ऑप्शनल सही है, क्योंकि आप उनके आर्ग्यूमेंट्स को सुनकर आपको लग रहा होगा कि आप परसुएड हो रहे होंगे, आप अनुनयन की प्रक्रिया में शामिल हो रहे होंगे। तो यहां से आप समझ सकते हैं कैसे आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू परसुएड किया जाता है। दूसरा देखिए इंसेंटिव्स। इंसेंटिव्स में जैसे मैंने यहाँ पर उदाहरण लिया डिजिटल पेमेंट का। तो सरकार के द्वारा डिजिटल पेमेंट को ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए क्या योजना अपनाई जाती है? कैशबैक। यदि आप भीम ऐप यूज़ करेंगे तो आपको कैशबैक मिलेगा। सरकार ने उस समय ये योजना लेकर आई हुई थी। अभी भी फोन पे में आप देखेंगे, गूगल पे में देखेंगे, तो वो कैशबैक देने की कोशिश करते हैं, यानी वो इंसेंटिव्स दे रहे हैं, आपको पुरस्कृत कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ताकि आप परसुएड हो सके ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल करेंसी यूज़ करने के लिए। तो ये भी परसुएशन का एक तरीका होता है। देन तीसरा है डिसइंसेंटिव्स। डिसइंसेंटिव्स के लिए, यानी कि पनिशमेंट के अंतर्गत क्या उदाहरण हो सकता है? जैसे सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत जब ये पर्टिकुलर स्कीम के थ्रू, यानी कि डिसइंसेंटिव के थ्रू परसुएड करने की कोशिश की थी, यदि ओपन डेफिकेशन किया जाएगा, यदि यदि खुले में शौच किया जाएगा तो पनिश किया जाएगा आपको। तो ऐसे में परसुएड करने की कोशिश की जा रही थी, अनुनयन की प्रक्रिया यहाँ पर हो रही थी कि आप या कोई भी व्यक्ति खुले में शौच ना करे, जरूरी है कि वो टॉयलेट्स का इस्तेमाल करे। देन स्केयर फैक्टर, यानी कि डराते हुए। अब यहाँ पर मैं अपने निजी जीवन का उदाहरण दर्शा रहा हूँ। जैसे कि जब मैं स्कूल में था और मेरा मैथ्स बहुत कमजोर था, तो मेरी मम्मी मुझे अक्सर डराया करती थी कि मैथ्स अच्छे से पढ़, नहीं तो एग्जामिनेशन में कम कम नंबर आएंगे और फेल हो जाएगा। तो ये जो डराकर मुझे मैथ्स पढ़ाया जाता था, तो वो एक प्रकार का परसुएशन ही था कि मैं ठीक तरीके से गणित को पढूं, गणित विषय में अपने आप को बेहतर करूं।
देन रिमाइंडर्स, उदाहरण के तौर पर आप फोन पे में देखते होंगे कि आपको बार बार या तो डिश टीवी का रिचार्ज के लिए रिमाइंडर्स आते होंगे, या तो आपको अपने फोन जो आपका होगा टॉपअप करवाने के लिए, उसे रिचार्ज करवाने के लिए आपको रिमाइंडर्स आते होंगे। तो वो भी परसुएशन का एक तरीका होता है। देन आप देखते हैं देयर इज नो अल्टरनेटिव। देखिए इसमें आप यूपीएससी के फॉर्म को देख सकते हैं। कुछ वर्षों पहले तक जब यूपीएससी अपना प्रीलिम्स का फॉर्म भरवाता था, तो यूपीएससी का ये मानना था कि डिजिटल और साथ ही साथ फिजिकल फॉर्मेट दोनों में ही यूपीएससी फॉर्म भरवाने के लिए आपको एक प्रकार का अल्टरनेटिव प्रदान यहाँ पर करता था। लेकिन अब क्या किया यूपीएससी ने कि पूरी तरीके से वो अल्टरनेटिव, वो विकल्प बंद कर दिया। फिजिकल फॉर्म अब एक्सेप्ट ही नहीं होंगे, केवल डिजिटल फॉर्म ही एक्सेप्ट होंगे। तो यहाँ पर देर इज नो अल्टरनेटिव, कोई अल्टरनेटिव ही नहीं आपके पास, आपको डिजिटल फॉर्म ही भरना पड़ेगा। तो यूपीएससी परसुएट कर रहा है आपको कि आप डिजिटलाइजेशन के अंतर्गत आए। तो ये देर इज नो अल्टरनेटिव के द्वारा परसुएशन का उदाहरण है। देन अपीलिंग टू साइक, यानी कि मनस्थिति को जो आपको ज्यादा अपील करे, उसके द्वारा भी आप परसुएट हो सकते हैं। तो उदाहरण के तौर पर जैसे मुकेश का मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया। मुकेश यानी कि ये एक एडवर्टाइजमेंट के अंतर्गत आपने जरूर देखा होगा, जब आप थिएटर्स में जाते होंगे तो वहां पर कैंसर और टोबैको से संबंधित एक ऐड आता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इस ऐड को लेकर आया गया है, और उस ऐड में जो व्यक्ति दर्शाया जाता है जो धूम्रपान करता है, उसका नाम मुकेश रहता है। तो उसके द्वारा आपके मनस्थिति पर एक प्रकार की चोट की जा रही है कि आप धूम्रपान ना करें, या धूम्रपान से निषेध की जो अवधारणा है सरकार की, उसे अपीलिंग टू साइक यानी मनस्थिति पर प्रभाव डालते हुए सरकार लेकर आ रही है, आपको परसुएड कर रही है। इसी तरीके से एम्पैथी यानी कि समानुभूति। यदि आपने बचपन बचाओ आंदोलन का एडवर्टाइजमेंट देखा होगा, तो उसके अंतर्गत क्या होता है कि ये जो एनजीओ है वो आपको परसुएट करने की कोशिश कर रहा है कि जो समाज का जो सबसे कमजोर वर्ग है, उनके जो बच्चे हैं, उन्हें मुख्य धारा में शामिल करने के लिए आप भी कोई ना कोई कदम उठाएं, कोई ना कोई कदम बढ़ाएं। तो आपके अंतर्गत समानुभूति या एम्पैथी पैदा करने की कोशिश की जाती है। तो ये भी परसुएशन का एक टाइप होता है कि परसुएशन को किस तरीके से आप एम्पैथी के द्वारा लेकर आ सकते हैं। तो देखिए ये कई सारे हमने फैक्टर्स देखे हैं परसुएशन को कैसे लेकर आ जा सकता है, और उनके साथ साथ हमने एग्जाम्पल समझे हैं। तो ये एग्जाम्पल्स आप अपने आंसर्स में यूज कर सकते हैं। तो चलिए ये कंसेप्ट डिस्कशन हुआ। अब आज के क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन यदि आपके पास नहीं है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वो क्वेश्चन देख सकते हैं। जैसे मैंने पहले ही बता दिया था, वो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2018 के अंतर्गत आया था। तो देखिए क्वेश्चन को आप कैसे हल करना है। क्वेश्चन को आपको जो क्वेश्चन दिया है, जब इस प्रकार के लंबे से स्टेटमेंट आते हैं तो कैसे इंट्रोडक्शन देना है। सबसे पहले ना ऐसे क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन आप किस तरीके से दीजिए, आप सीधा उस क्वेश्चन की जो लाइंस है, जो 4-5 लाइंस उन्होंने लिखी है ब्रैकेट के अंदर, उसे समझा दीजिए बहुत ही आसान भाषा में। आपको ये बताना है कि इन लुकिंग फॉर पीपल टू हायर यू लुक फॉर 3 क्वालिटीज। तो जो ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि भले ही कितनी भी अच्छी गुण हो किसी भी व्यक्ति के अंतर्गत, लेकिन यदि किसी संस्था का ज्यादा से ज्यादा उसे आगे बढ़ाना है, तो बहुत जरूरी कि व्यक्ति के अंतर्गत सत्यनिष्ठा या ईमानदारी का गुण होना चाहिए। ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी दोनों ही किसी पर्सन के अंतर्गत शामिल होनी चाहिए, तभी वो संस्था या ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा। तो आपको ये इंट्रोडक्शन में बताना पड़ेगा। यहाँ पर जैसे आप इंट्रोडक्शन देते हैं 3 लाइन का, उसके पश्चात ये एग्जाम्पल दीजिए कि जब एक संस्था में इस प्रकार के मूल्य शामिल नहीं होते हैं, संस्था हो या देश हो, तो उसका किस प्रकार से पतन हो सकता है वो बताइए। तो यहाँ पर मैंने रशिया का डोपिंग स्कैंडल का एग्जाम्पल लेकर आया है। जब ये चीज पता चली थी कि डोपिंग स्कैंडल रशिया पूरी की पूरी कंट्री और उनके एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा किया जा रहा है, तो एक प्रकार का बहुत ही ज्यादा सेटबैक और जिसे बोलते हैं बैकलैश, वो आना शुरू हुआ था। लोगों के द्वारा भी काफी इसकी क्रिटिसिज्म हुई थी। तो आप ये दर्शा सकते हैं कि कैसे एक देश जब उसके एडमिनिस्ट्रेटर्स के अंतर्गत ही सत्यनिष्ठा नहीं होती है, तो भले वो कितने भी इंटेलिजेंट और कितने भी एनर्जेटिक हो, लेकिन उसके पश्चात भी वो देश या वो संस्था सफल नहीं हो सकती। छोटा सा एग्जाम्पल दीजिएगा, देन मेन बॉडी में आइए एकदम से। मेन बॉडी में बताइए कि क्यों इंटीग्रिटी जरूरी है। इंटेलिजेंस और एनर्जी तो जरूरी है, लेकिन इंटीग्रिटी यानी सत्यनिष्ठा क्यों जरूरी है। तो देखिए जब सत्यनिष्ठा होगी तो ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत जो व्यक्ति होंगे वो पीपल के लिए काम करेंगे। पीपल के लिए काम करेंगे यानी कि लोगों के लिए काम करेंगे, समाज के लिए काम करेंगे। तो वो बताइए समाज की भलाई, लोगों की भलाई होगी। उदाहरण के तौर पर जैसे मैंने यहाँ पर टोयोटा का एग्जांपल लिया। टोयोटा जो कंपनी है, जब वो किसी व्यक्ति को हायर करती है तो टेक्निकल नॉलेज का टेस्ट तो लेती है, लेकिन साथ ही साथ इंटीग्रिटी के लिए भी टेस्ट होता है वहां पर, स्पेशली ऑनेस्टी के लिए टेस्ट किया जाता है। तो आप यहाँ पर ये एग्जाम्पल दे सकते हैं। सेकेंड है कि जब व्यक्ति जिस संस्था में काम करेगा, जब वो सत्यनिष्ठा या ईमानदारी, ऑनेस्टी या इंटीग्रिटी का पालन करेगा, तो ऑर्गेनाइजेशन
भी ग्रो करेगा, उसे समझाइए। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर मैंने फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये यूएस की एक संस्था है FBI, आपने जरूर नाम सुना होगा। तो ये क्या काम करती है, जब ये प्रमोशंस देती है ना, तो वहां पर जो सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी, हाईएस्ट पोजीशन होती है, उसमें वो कैसे प्रमोट करती है, वो ऐसे प्रमोट नहीं करती है कि आपने कितना अच्छा कार्य किया है, उस बेसिस पर प्रमोशन नहीं होता। प्रमोशन इस बेसिस पर होता है कि आप कितने ज्यादा ईमानदार थे अपने कार्य के अंतर्गत, या कितना ज्यादा आपने इंटीग्रिटी का पालन किया है, वो टेस्ट होता है वहां पर फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत। इसीलिए उसका इतना नाम है उस संस्था का। तो आप ये दर्शा सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ के लिए भी जरूरी है कि इंटीग्रिटी का पालन हो। देन आप बताइए कि जब ऑर्गेनाइजेशन अच्छा काम करेगी तभी सोसाइटी भी आगे ग्रो करेगी, तभी नेशन का डेवलपमेंट होगा। उदाहरण के तौर पर आप मेघालय का यहाँ पर जो सोशल ऑडिटिंग स्कीम है, सोशल ऑडिटिंग लॉ है, उसका उदाहरण दे सकते हैं, क्योंकि इस कानून के आने के माध्यम से ही और उसके पश्चात लोगों के अंतर्गत जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके प्रति ट्रस्ट बढ़ा है, बहुत ज्यादा विश्वास बढ़ा है लोगों में एडमिनिस्ट्रेशन के प्रति। तो आप ये दर्शा सकते हैं कि कैसे जब इंटीग्रिटी का टेस्ट होता है या इंटीग्रिटी स्थापित होती है एडमिनिस्ट्रेटर्स के अंतर्गत, तो लोगों में भी उनके प्रति विश्वास पैदा होता है, इससे समाज और राष्ट्र का विकास होता है, ऐसा बताइएगा। देन कंक्लूजन के पहले एक एंगल वापस दीजिए कि जब ये चीजें नहीं होती है तो क्या होगा। तो बताइए कि जैसे यहाँ पर आपने दे ही दिया था, उदाहरण के तौर पर आपने यहाँ पर रशिया का उदाहरण दे ही दिया था, लेकिन फिर भी आप ये एंगल जरूर लेकर आइएगा कि जब वो चीजें नहीं होती हैं तो क्या होगा। आप बताइए कि केओस आएगा, डिस्टेबिलिटी होगी समाज में, संस्था आगे नहीं बढ़ पाएगी। एंड देन यहाँ पर जैसे मैंने एक और उदाहरण दिया साउथ कोरिया का, आप देना चाहे तो दे सकते हैं, क्योंकि या नहीं देना चाहे तो भी चलेगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी स्टार्टिंग में रशिया का एक एग्जाम्पल दे दिया था। देन यदि देना चाहें तो दे दीजिए। जैसे साउथ कोरिया में क्या हुआ था कि वहां के जो एक्स प्रेसिडेंट थे, उन्होंने वे करप्शन में संलग्न पाए गए थे सैमसंग के साथ। तो आप ये दर्शा सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने, वो भले ही बहुत इंटेलिजेंट थी, वो महिला थी, इंटेलिजेंट थी, एनर्जेटिक थी, लेकिन क्योंकि उनमें इंटीग्रिटी नहीं थी, तो इसके चलते पूरी सोसाइटी में, साउथ कोरिया की पूरी सोसाइटी में एक प्रकार की अस्थिरता, डिस्टेबिलिटी शामिल हो गई थी, या डिस्टेबिलिटी आ गई थी। तो ये दर्शा सकते हैं आप, इफ नॉट, अगर इंटीग्रिटी नहीं होगी तो क्या होगा। एंड देन फिर निष्कर्ष लिखिए, और निष्कर्ष किस तरीके का लिखिए, ये बताइए कि कैसे किसी भी व्यक्ति के अंतर्गत या भावी पीढ़ी में इंटीग्रिटी, सत्यनिष्ठा को इनकलकेट किया जाए, या ऑर्गेनाइजेशंस क्या क्या कदम उठा सकती है अपने एम्प्लॉयज में सत्यनिष्ठा लेकर आने के लिए। 2-3 कदम गिना दीजिए बेहद ही संक्षिप्त में, एक एक लाइन, 1 या 2 लाइन के अंतर्गत आपको इसको एंड करना पड़ेगा कंक्लूजन को लिखते हुए। और इस तरीके से आपका ये उत्तर का एक फ्रेमवर्क या ढांचा होना चाहिए। हो सकता है आपके पास कुछ अन्य डायमेंशन हो, कुछ अन्य एग्जाम्पल्स हो, बिल्कुल आप वो भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मोटे मोटे तौर पर ये सब चीजें इस क्वेश्चन के अंतर्गत आनी चाहिए। क्वेश्चन ये एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे। तो मैं आशा करता हूँ आपको चीजें समझ में आई होगी कि कैसे लिखना है, किस प्रकार के एग्जाम्पल्स डालने हैं, हर आर्ग्यूमेंट्स के बाद एग्जाम्पल्स डालने हैं। कोई भी डाउट्स होंगे तो प्लीज डिस्कॉर्ड प्लेटफॉर्म पर पूछ लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।